तो नक्सल लीडर थे, आपको मुख्य धारा में लाया लालू जी ने, आपको विधायक बनाया, लेकिन अशोक महतो कौन सिद्धांत की लड़ाई लड़ रहे हैं? वो तो कुख्यात अपराधी हैं, उनकी पत्नी को टिकट दे रहे हैं लालू जी। श्रीकांत जी, एक बात मैं बता देना चाहता हूँ अशोक मेहता के बारे में। अशोक मेहता जी के बारे में है कि तमाम शोषित उत्पीड़ित लोग उसको क्यों साथ देते हैं। अगर डकैत और क्रिमिनल होता तो उनको सब कुछ साथ नहीं देता। भले हथियार उठाया, हत्या के बदले हत्या किया है, सजाए भी हुआ, कानून को माना, कानून से निकल, जेल भी तोड़ने का काम किया था। नक्सली लोग भी पहले जेल तोड़ देते थे, बेल नहीं कराते थे। हत्या किया, जेल ब्रेक किया, साधु है आपका कहना ही सही है। तो हम पर भी बहुत मुकदमा काफ़ी था, इन्होंने बुला के और सब मुकदमा को ख़त्म किया और फिर टिकट दिया। अरे नक्सली जीवन आया कि लोगों को बूथ लूटना बाकी रुका, और नहीं तो आज तो दलित को खरीदा जा रहा है, कल तो लूट लिया जाता था यार। अगर ये लड़ाकू दलित नहीं होती तो ये आज तो कोई नेता पूछता दलितों को? कुछ नहीं पूछता। तो अगर युद्ध के मैदान में कोई मारा जाता है तो उसको हत्या नहीं कहा जाता है। नमस्कार, सिटी पोस्ट के इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। खास पेशकश इसलिए कि सिटी पोस्ट के स्टूडियो में आरजेडी के पूर्व विधायक रविंद्र सिंह हैं, और ये ऐसे आरजेडी के धाकड़ विधायक हैं जो हार्डकोर नक्सली लीडर के रूप में कभी जाने जाते थे, और इनके नाम से ही लोगों की पतलूनें गीली हो जाती थी। तो अब बीजेपी के नेता, बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने लालू यादव की बिटिया रोहिणी आचार्य को लेकर जो बयान दिया है कि किडनी के बदले लालू यादव ने उसे टिकट दिया है, उससे काफ़ी आक्रोशित हैं और पहुंच गए हैं मेरे दफ्तर। अब इनके सामने हम ये भी नहीं कह सकते कि इंटरव्यू नहीं लेंगे, लेना ही पड़ेगा। क्या, क्यों आक्रोशित हैं? पहले तो मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आप हमको इंटरव्यू ले रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि राजनीति का एक विचारधारा होता है और विचारधारा के अनुसार उसकी कार्यनीति, रणनीति, कूटनीति बनाई जाती है। हमको सम्राट चौधरी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं बीजेपी का, उनका जो बयान आया है रोहिणी जी पर कि किडनी के बदले उनको टिकट मिला है, मैं तो कहूँगा कि अगर गार्जियन के रूप में रहते और इनकी बेटी चाहे बेटा इनके किडनी खराब होने पर देता तो क्या समझते? इनको तो धन्यवाद देना चाहिए था रोहिणी जी को कि इस तरह की बेटी घर में सब में पैदा हो, और पैदा हुआ है उसमें ये भावना हो कि परिवार के लिए शुभचिंतक बनने, परिवार की ज़िंदगी बचाने के लिए ऐसे ऐसे कदम उठाने में कोई हिचक ना हो, और धन्यवाद देना चाहिए था। ये रोहिणी जी का एक बात पहले जान लीजिए श्रीकांत जी, रोहिणी जी मेरे गाँव के ही हैं, मेरी गांव में ही उनकी शादी है, उनके घर और मेरा घर एक ही जगह है, और उनका पूरा गांव के लोग जानते हैं कि हमारे आदरणीय लालू प्रसाद की बेटी होने के, मुख्यमंत्री की बेटी होने के नाते भी वहाँ के आम लोगों से जिस तरह से गांव में मिलती थी, जाती थी, सोन नदी किनारे, मुस्लिम माला, जहाँ भी होने जाना होता था, जितना वो अपना प्यार मोहब्बत दी है सबों को, उनको एकदम सिंपल ज़िंदगी जीने का, मैंने शुद्ध गृहिणी के रूप में और आम जनता के बीच में कोई किसी तरह से अहंकार नहीं था उनका, बहुत बड़ा सबों को प्यार दिया है, पर सब कोई प्यार वहाँ लोग करते हैं। रोहिणी जी को हम लोग धन्यवाद देते हैं कि इस तरह से अपने पिताजी को किडनी देकर अपना ज़िंदगी बचाने का काम किया, जबकि यहाँ ब्लड देने में लोग हिचकते हैं अपने परिवार, उन्होंने अपना किडनी दे दिया कि हम बाप के नाते, बेटी के नाते हमको बाप के प्रति जो फर्ज होना चाहिए सबसे अवगर रहा है। मन भारत के ही कहिए, पूरा वर्ल्ड में कहिए, महिला समाज के लिए कहिए, किस भावना से प्रेरित है। और ये सबसे ओछी राजनीति हमारे सम्राट चौधरी जी जो बोले हैं, ये सबसे बड़ी बात है कि जिसको कोई राजनीति का सिद्धांत, विचारधारा नहीं रहता है, उनको ये भी पता नहीं है कि बीजेपी का क्या उद्देश्य, इनका क्या, आरजेडी का या क्या उद्देश्य है। तो मैं ये नहीं कहना चाहूँगा सम्राट चौधरी से कि आप राजनीति करते हैं करिए, लेकिन याद कीजिए कि जब आप एमएलसी भी नहीं थे, विधायक भी नहीं थे, तो कैबिनेट मंत्री बनाए थे लालू प्रसाद जी आपको ला के, और उस समय आपका अंडर एज था, जो अभी मैंने राज्यपाल को बर्खास्त करना पड़ा था, आप इस्तीफा भी नहीं दे रहे थे। तो ये आपको राजनीति का जो शुरुआत हुआ है, आपको आदरणीय लालू प्रसाद जी का देन है। और थोड़ा सा भी याद रखते, हम लोग भी
राजनीति करते हैं, लेकिन एक विचारधारा, एक सिद्धांत जरूर है। हम लोग चाहे जहाँ भी रहें, हम लोग चाहते हैं कि इंसानियत जिंदा रहे। और आप अगर धर्म के नाम पर इतना बेशर्म बात बोलते हैं, हमको तो ज़्यादा नहीं बोल सकते, हमसे छोटा उम्र में है, पद चाहे आपका जो भी हो, हम लोग भी राजनीति कर रहे हैं। आज भी हम लोग भी टिकट मांगे थे, नहीं मिलेगा, इसका मतलब नहीं है कि हम किसी को इतना बड़ा विरोध करें। ढंग से राजनीतिक विरोध सबसे उचित होता है। राजनीति की बात करते हैं, आप तो फॉर्मर हार्डकोर नक्सल लीडर रहे हैं, कितना लोगों को आपने मारा काटा होगा, और इतना चेंज कैसे हो गए? पहले तो श्रीकांत भाई, आपसे मेरा निवेदन है कि आप हमको मारने काटने वाला में मत रखिए, हमको रखिए। हम लोगों को जागृत पैदा करते थे। जनता अपना प्रतिरोध में अपने दुश्मनों को, अगर युद्ध के मैदान में कोई मारा जाता है तो उसको हत्या नहीं कहा जाता है। इसको आप लोग गलत रूप में स्थापित करते हैं। हम आपसे पूछना चाहते हैं, पुलिस के साथ आप घंटों गोली चलाते थे। भैया, आपके भाई ही थे हमारे यहाँ एसपी जहानाबाद में, उन्होंने कहा था कि हाँ, हिंसा से क्या होने वाला है। तो अब उनको हम कहा था कि जनता के हाथ में अगर हथियार है तो हिंसा करता है। आपके जो हथियार है पुलिस विभाग में, ये कन्हैया जी के बांसुरी है। किसी जुल्मी को मारा है, किसी जमींदारों सामंतों को मारा है। तो जब जिस व्यवस्था में न्याय नहीं मिलेगा, किसी को आप आत्मरक्षा से रोक नहीं सकते हैं। लेकिन आप कितना बदल गए हैं। सम्राट चौधरी को कितनी सभ्य भाषा में हिदायत दे रहे हैं, नसीहत दे रहे हैं। तो पहले तो आप ऐसे बोलते नहीं, आप तो दूसरा जवाब देने का तरीका होता होगा। हाँ, मेरा जवाब देने का तरीका आज भी है कि हम लोग चाहते हैं कि जनता की राजनीतिक चेतना के विकास हो, और नेता लोग उसको भरमाने का काम ना करें। ये इस्तेमाल के वस्तु हैं। जैसे यूपी में बीजेपी केशव मौर्य को इस्तेमाल किया था, इनको भी इस्तेमाल किया जा रहा है। अगर आज बीजेपी हटा देती, इनका पास अपना कोई अस्तित्व नहीं है। ये जो समाज को इस्तेमाल करने की वस्तु बन गए हैं। ऐसा इसलिए होता है कि जो आदमी सरेंडर नहीं करता है, जो हमारे दबाव में नहीं आता है, झुकता नहीं है, तब उसी समाज से कोई दलाल पैदा किए जाते हैं कि इसको कमजोर किया जाए। आपके नेता लालू यादव तो बाहुबलियों को, अपराधियों को, नक्सलियों को ही नेता बनाते हैं। सबसे बड़ी बात है कि लालू यादव लोकतंत्र में सबसे मजबूत स्तंभ बने, कि दबे कुचले लोगों को जुबान मिला और बराबरी बैठने उठने का भी एक संस्कार पैदा हुआ। नहीं तो जी हुजूरी करने के, गुलामी करने के सिवाय कुछ नहीं रहता था। और सम्राट चौधरी जी जो बात बोलते हैं, आप भी उसी समाज से आते हैं। और मैं कहना चाहता हूँ, एगो बयान दिए थे कि ब्राह्मण श्रेष्ठ रहा है, रहेगा, और इस तरह से उन्होंने बयान दिया था। हम कहा कि कोई व्यक्ति कर्म से, व्यवहार से श्रेष्ठ होता है, कोई सिर्फ जाति से नहीं होता है, वो ब्राह्मण हो चाहे जो भी हो। तो मेरा इनको कहना है, हम इनको सुझाव देना चाहते हैं कि जिस तरह के रोहिणी हमारा परिवार है वहाँ का, हम उसके बारे में पूरा जानते हैं। मैं दावा करता हूँ, मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ रोहिणी को कि ऐसे व्यक्ति को टिकट मिला है। अगर तो बेटी के नाते आप नहीं देखिए, उसकी भूमिका को देखिए, और लोगों से, समाज को एक आदर्श पेश की है। इसके रूप में अगर सम्राट चौधरी देखते और धन्यवाद देते कि ऐसा क्यों न कस, अगर मेरे हमारे खानदान में ऐसा बेटी पैदा होना चाहिए था। सम्राट चौधरी को ये बोलना चाहिए। आप तो नक्सल लीडर थे, आपको मुख्य धारा में लाया लालू जी ने, आपको विधायक बनाया। लेकिन अशोक महतो कौन सिद्धांत की लड़ाई लड़ रहे हैं? वो तो कुख्यात अपराधी हैं, उनकी पत्नी को टिकट दे रहे हैं लालू जी। श्रीकांत जी, एक बात मैं बता देना चाहता हूँ अशोक मेहता के बारे में, जो आप लोग ज़्यादा जानते होंगे। हम आपको उदाहरण यूपी के फूलन देवी को बताना चाहता हूँ। फूलन देवी के साथ सामूहिक जो बलात्कार हुआ था, और उसका समाज कोई प्रतिरोध नहीं कर पाया। उस समय नक्सली वहाँ नहीं था, लेकिन वो डकैत बन के ही अपने बलात्कारियों से बदला लिया। और मुलायम सिंह, आदरणीय मुलायम सिंह ने, ठाकुर समाज की हत्या हुई थी, ठाकुर समाज के उनके साथ बलात्कार लोग किया था। ठाकुर के इतना दबंगई थी कि कोई उनके खिलाफ बोलता नहीं था। वो बेचारे डकैत बन के ही हथियार उठाकर बदला लिया, और मुलायम सिंह उसको जेल से छुड़ा के केस वापस करके और उन्होंने एमपी बनाया। तो सही अशोक महतो के लालू यादव, अशोक मेहता के बात जो है, अशोक मेहता के बारे में जो हमको जानकारी हुई है, हो सकता है आपको विशेष जानकारी हो। अशोक मेहता जी के बारे में है कि तमाम शोषित उत्पीड़ित लोग उसको क्यों साथ देते हैं। अगर डकैत और क्रिमिनल होता तो उनको सब कुछ साथ नहीं देता। भले हथियार उठाया, हत्या के बदले हत्या किया है, सजाए भी हुआ, कानून को माना, कानून से निकल, जेल भी तोड़ने का काम किया था। नक्सली लोग भी पहले जेल तोड़ देते थे, बेल नहीं कराते थे। तो उनका क्या उद्देश्य था? कोई व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं। हत्या किया, जेल ब्रेक किया, साधु है।
है, आपका कहना ही सही है। तो जिस व्यवस्था में न्याय नहीं, आप ही से मैं पूछ रहा हूँ, जिस व्यवस्था में न्याय नहीं मिलेगा, आज केजरीवाल को देख लीजिए, चाहे हेमंत सोरेन को देख, व्यवस्था लालू जी की ही थी, लालू जी के शासन के ही अपराधी हैं। हाँ, लालू जी की अगर व्यवस्था पैदा करने का है तो लालू जी के पहले क्यों होता था? और लालू जी जब बने थे तो सारे ये गांधी मैदान में सारे समाज के दलित उत्पीड़ित पिछड़े के लोग इनको मुख्य अतिथि बनाते थे कि वो ऐसा पैदा लिया है धरती पर। याद कीजिए जगदेव बाबू का, उनकी हत्या हुई थी, कोई बोलने वाला नहीं था, उसमें राम लखन बाबू थे, उनकी संरक्षण के काम करते थे। ये हमारे लालू जी प्रसाद, उनको राजकीय सम्मान दिए और चितकोहरा पुल पर मूर्ति आदमकद बना दिया, कुर्था में बना दिया। हम लोग भी वहाँ थे तो हम पर भी बहुत मुकदमा काफ़ी था, इन्होंने बुला के और सब मुकदमा को ख़त्म किया और फिर टिकट दिया। उसमें हमारे आदरणीय विधायक थे सरदार भाई, उनके खिलाफ अरवल में टिकट मिला, कोई खून खराबा नहीं हुआ, शांति। लालू जी नक्सलियों को, बड़े बड़े कुख्यात अपराधियों को केस मुकदमा खत्म करके चुनाव लड़ा रहे, ठीक कर रहे हैं। अगर आप जानना चाहते हैं श्रीकांत भाई तो जान लीजिए, हिंदुस्तान में, भारत में जो आरएसएस के बारे में आपको मालूम था, हम आपके पास इंटरव्यू दिया था, आरएसएस के गोपनीय चिट्ठी के बारे में हमने दिया था। सुप्रीम कोर्ट हम पर 10 लाख जुर्माना किया था कि पुराना मामला को उठाकर इन्होंने कोर्ट का अनावश्यक समय बर्बाद किया। मैं दावे के साथ करता हूं कि 24 में उसमें लिखा हुआ है जो पॉइंट है, अगर उसको जग जाहिर करा देता, सब पेपर में निकला खाली जुर्माना का, लेकिन क्या था उसमें नहीं हुआ। आज अगर उस दिन जांच करके अगर कोर्ट मैंने कार्रवाई की रहती तो आज भारत की स्थिति ऐसी नहीं होती। इस तरह के प्रधानमंत्री, झूठ बोलने वाला एक नेता जुमला बोलता है, वह वादा करता है, इस तरह की जो संस्कृति पैदा हुई है, आम जनता कहाँ जाएगा गरीब, बताइए आप। इस संस्कृति को खत्म केवल नक्सली लीडर और अपराधी ही करेंगे, इसलिए कि वो चाहते हैं कि शोषण विहीन हो। हत्या के खिलाफ, हत्या रोकने के लिए भी हत्या की जाती है, उसको हत्या नहीं माना जाता है। हम पर आक्रमण होगा तो प्रतिरोध में अपनी रक्षा करने के लिए आक्रमणकारी को हत्या हो जा सकती है, तो उसको हत्या बोलिएगा। हम अपने राज धाक के माने धाक जमाने के लिए, अपना शोषण जुल्म की व्यवस्था को कायम रखने के लिए हत्या करते हैं तो हम दोषी है। अगर इस शोषण जुल्म की हत्या के माने हत्या से भी अगर रुक जाता है तो निश्चित तौर पर हत्या होनी चाहिए, उसमें दो राय नहीं है। भगत सिंह को हम किस अब हत्या करने को सही ठहरा रहे हैं? अरे शोषण मुक्ति के लिए चाहे जो रास्ता अपनाना पड़े, दुश्मन का जिस तरह से आक्रमण हो, प्रतिरोध जनता को उसी रूप में करना चाहिए। आज भी मैं तैयार, इस बात को मैं कहता हूँ कि अगर मैं पूछना चाहता हूं, अशोक मेहता ललन सिंह को हरा देंगे? ये तो जनता पर निर्भर है। अगर दोषी होंगे अशोक मेहता को बातों, तो मेरा लगता है कि अगर सब नाराज होगी जनता तो टिकट देने से क्या हो, जनता हरा देगी। अब अगर सबका प्यारे होंगे तो निश्चित तौर पर चुनाव जीत सकते हैं। अपराधी भी प्यारे हो सकते हैं। एक बात बताइए कि ललन सिंह हो चाहे कोई उम्मीदवार हो, उधर के आक्रमणकारी लोग जो हत्या करके अरे नक्सली जीवन आया कि लोगों को बुथ लूटना बाकी रुका, और नहीं तो आज तो दलित को खरीदा जा रहा है, कल तो लूट लिया जाता था यार। अगर ये लड़ाकू दलित नहीं होती तो ये आज तो कोई नेता पूछता दलितों को, कुछ नहीं पूछता। तो इसे सब जाहिर है, आज अगर वो नहीं आक्रमण कर रहे थे, इधर से आक्रमण नहीं हो रहा है, आक्रमण शुरू होगा तो फिर शुरू हो जाएगा। तो आप उनकी बातों से ही आपको अंदाजा मिल गया होगा कि अपने जमाने के कितने हार्डकोर, कितने खुखार नक्सली होंगे। लेकिन आज भाषा भी बहुत संयमित इस्तेमाल करते हैं, गाली गलौज की भाषा का इस्तेमाल नहीं करते, और जो अभद्र भाषा का इस्तेमाल राजनेता करते हैं उसकी निंदा भी करते हैं। और ये आरएसएस के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट भी जा चुके हैं। तो आपने सुना, अगर इनकी बातों में दम है, आपको इनकी बातें सही लगती हैं तो कमेंट बॉक्स में जाइए, अपना कमेंट जरूर लिखिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए। और बोलें, हाँ बताना चाहते, अगर सम्राट चौधरी के शौक है तो जिस आदमी को अपना जोक समझते हैं हमारे साथ डिबेट में भिड़ा दे। अगर मैं हार जाऊंगा तो उनका गुलाम हो जाऊंगा, राजनीति से संन्यास ले लूँगा। जितना उनको जानकारी है अपने को बता सकते हैं, अतीत में क्या हम लोग थे इनको जानना चाहिए। सबसे बड़ी बात कि 4 वर्णों में शूद्र, सबसे शूद्र के मतलब होता है मूर्ख और गुलाम, उसी समाज से भी आते हैं और उसके बावजूद भी कहते हैं कि हम इसके खिलाफ ना लड़ के हम उसके पक्ष में लड़ेंगे। अगर लालू यादव आज कमज़ोर होते तो जगदेव बाबू की तरह इनकी भी हत्या कर दी जाती। और मैं दावे के साथ कहता हूँ कि लालू यादव ही, देखिए सदा जो आज राजनीति का पतन हुआ है उसमें सभी दलों का मैं बताना चाहता हूँ, खरीद बिक्री। सबसे बड़ी दुख इस बात को है कि जहां मतदाता बिकने लगे,
विधायक के रूप में मतदाता हो जाते हैं तो ये बिक जाते हैं, एमपी मतदाता हो जाते हैं, प्रधानमंत्री में बिक जाते हैं, जिला परिषद का चुनाव होता है वहाँ बिक जाते हैं। तो ऐसे लोग बिकते हैं और गरीब लोग जनता को गाली लोग देते हैं कि गरीब जनता बिक जाती है। ये गलत बात है। ईमानदार, वफादार, जिम्मेदार, जानकार और मिलनसार प्रतिनिधि नहीं रहेगा, कोई दल नहीं रहेगा तो दल का विनाश होना स्वाभाविक है। अगर सम्राट चौधरी जैसे व्यक्ति वो अपने आकाओं के खुश करने के लिए ऐसा बात बोल रहे हैं कि हमारे आका खुश हो जाएं, हमको बहुत प्रगति हो जाए, उनका अपना प्रगति से मतलब है, समाज से उनको कोई लेना देना नहीं है। तो आप सुन रहे थे रविंद्र जी को और इनके तेवर से आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि ये क्या चीज़ है। और इन्होंने साफ लहजे में सम्राट चौधरी को चेतावनी दे दी है, नसीहत भी दे दी है कि भाई सोच समझकर भाषा का इस्तेमाल करिए। दूसरी बात मैं आपको बीच में कह देना चाहता हूँ कि सम्राट चौधरी जी, मैं आपको एक सुझाव के रूप में देना चाहूँगा कि रोहिणी जी ऐसा जो हम जानते हैं, हमसे ज़्यादा उनके बारे में नहीं जानते हैं, कि जो मेरे गांव में है, मेरे घर के पास उनका घर है, हम उनका रिश्ता परिवार के रूप में रहा है। और निश्चित तौर पर मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि रोहिणी जी को मैं आज भी मैं जानना चाहूँगा कि वे एमपी बन के भी अच्छा भूमिका में रहें और वो अपने पहचान को कायम रखें। और बाप के लिए अगर किडनी दिए हैं तो जनता के सेवा में अपने एक एक कतरा को देने के लिए तैयार रहना चाहेंगी तब भी वो आगे प्रगति कर सकती हैं। नहीं तो एमपी बन के कोई विनाश हो जाता है, यहाँ प्रधानमंत्री की कुर्सी हार जाता है, मुख्यमंत्री की कुर्सी हार जाता है, तो फिर क्या कारण है? जनता उसको प्रधानमंत्री के रूप में भी हरा देती है, मुख्यमंत्री के रूप में भी हरा देती है, और लोग नहीं कुछ रहते हैं तो बड़ी जनता जिता देती है। आपकी बात खत्म हो गई? हाँ, खत्म हो गई। बोलिए। मैं रोक नहीं सकता, आपको डर है, हमको भी। तो आपने सुन लिया, भाई रविंद्र ने जी भर कर बोल लिया। अब इनको हम बीच में रोक भी नहीं सकते, टोक भी नहीं सकते। इनको जो बात कहनी है वो कहकर ही मानेंगे। तो इनकी तमाम बातें आपको अच्छी लगी हों तो कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट जरूर करिए। ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको खूब दोस्तों के साथ शेयर करिए।